कुमकुम मैं और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं यूपी की एक छोटे से गाँव शिकारपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा कांस्टेबल हैं और मेरी फैमिली में हम 6 मेंबर्स हैं। मैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बचपन से लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब मैं 9th क्लास में आई तो मेरा ड्रीम था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ और मैं अपनी फैमिली के सारे सपने जो भी थे मैं सच कर पाऊँ। और मेरे जो पापा थे मतलब वो हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। लोग कहते हैं मिडल क्लास फैमिली को हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ेशंस करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो स्टडी हो या अच्छे से लाइफ़ को जीना हो। लेकिन मेरे पापा ने कभी भी किसी भी चीज़ में हम लोगों को किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। वो हमेशा हमको स्टडी में सपोर्ट करते थे, मेरे भाई-बहन को, हर इंसान को, मेरे फैमिली के और सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही थी कि मैं 12th में आई एंड उसके बाद में ऐसा हुआ कि 12th की मेरा एंड चल रहा था, तो एंड में मैंने पापा को बोला कि 12th हमारी लाइफ़ की पहली ऐसी सीढ़ी होती है जो हमको अच्छे से पार करनी होती है। तो मैंने पापा को थोड़ा ज़िद किया कि पापा मुझे ट्यूशन्स जॉइन करने हैं, भाई वगैरह सबकी स्टडी चल रही है, कोई मुझे छोड़कर नहीं आ पाता है। तो घर से थोड़ा दूर था ट्यूशन जहाँ मुझे जॉइन करना था, तो वहाँ से मतलब मैंने ट्यूशन जॉइन करने का ज़िद किया, पापा ने ट्यूशन जॉइन कराया। मैंने बोला पापा स्कूटी दिला दीजिए क्योंकि भाई वगैरह सबका पढ़ाई चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा स्कूटी नहीं क्योंकि उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं नहीं चाहता हमारे घर में ऐसा कुछ भी हो जाए। वो डेली डिनाई करते रहे, कम से कम 2 महीने तक उन्होंने मना किया कि नहीं स्कूटी नहीं आएगा, लेकिन 2 महीने बाद वो फाइनली मान गए और 2 महीने बाद स्कूटी आया दिसंबर में 5 दिसंबर को और स्कूटी आने के बाद मैं, मेरी फैमिली सब लोग बहुत खुश हुए और मेरे को थोड़ा चलाना आता था, मैं परफेक्ट नहीं थी। मैं हाईवे पर इतना मतलब परफेक्ट फ़ील नहीं करती थी, उसको चलाने में थोड़ा डरती थी। लेकिन धीरे-धीरे इंसान सीखता है, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा चलाएँगे तो चलाना आ जाएगा। मैं कई बार ट्यूशन के लिए गई, अकेले भी गई और अपने छोटे भाई के साथ मैं निकल जाती थी कि वो भी चलाएगा तो मैं भी चलाऊँगी, हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो अच्छे से स्कूटी चलाना आ जाएगा। मैं ट्यूशन जाती थी, सुबह का भी ट्यूशन होता था, शाम का भी होता था। मैंने 2 ट्यूशन्स अपने जॉइन किए हुए थे। शाम का मेरा केमिस्ट्री का ट्यूशन होता था 5 बजे। मैं 27 दिसंबर को शाम के टाइम 5 बजे ट्यूशन जा रही थी अपने छोटे भाई के साथ में। तो उस दिन मेरी लाइफ़ पूरी की पूरी पलट गई क्योंकि उस दिन मेरी लाइफ़ में एक ऐसी चीज़ हुई जिसके थ्रू मैं मैं वो दिन याद नहीं करना चाहती क्योंकि जब भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरी पूरी रूह काँप जाती है क्योंकि वो एक पलक झपकने की देरी थी और मेरे साथ में इतना गंदा चीज़ हुआ। मैं अपने घर से निकली ही थी, 200 मीटर की दूरी पर हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम हो रखा था क्योंकि वहाँ से गन्ने के ट्रॉले निकल रहे थे। मेरी स्कूटी इधर खड़ी हुई थी और मेरे साइड में एक पीछे से ट्रक आता है 10 टायर वाला, वो सीमेंट से लोडेड था। मैं मेरे छोटे भाई के साथ जा रही थी, मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी। मैंने स्कूटी को स्टार्ट किया हुआ था, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी क्योंकि वो गन्ने के ट्रॉले निकल कर जा रहे थे। मुझे सीधा जाना था और ट्रक मेरे साइड में खड़ा हुआ था, उसको इधर मुड़ना था। तो जब मैंने स्कूटी को रेस दिया थोड़ा-सा, तो उस ट्रक वाले ने भी अपना टायर मतलब घुमाया, उसको मुड़ना था। मैंने सोचा ट्रक पहले निकल जाएगा, तो मैं स्कूटी को बाद में लेकर निकल जाऊँगी। लेकिन ट्रक वाले ने मैं फुटपाथ साइड पे खड़ी हुई थी, ट्रक वाले ने थोड़ा ज़्यादा अंदर की साइड लिया, हम लोगों के बीच में इतना गैप होगा कम से कम। ट्रक को अपने टायर को मोड़ा तो मेरी स्कूटी के हैंडल में उसका साइड वाला पार्ट लगा और मेरी स्कूटी टेढ़ी हो गई। छोटा भाई उस टाइम उतर गया था, थैंक गॉड कि वो उतर गया था वरना शायद उसके साथ भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। वो उतरने के बाद में उसने और ज़्यादा ट्रक को मोड़ा तो मेरी स्कूटी पूरी की पूरी मेरे पैर पर गिर गई, मेरे लेफ्ट लेग पर गिरी और मेरा पैर स्टक हो गया पीछे स्कूटी के किक में स्टक हो गया और पीछे वाले टायर के नीचे। मैंने काफ़ी कोशिश किया निकालने का लेकिन वो नहीं निकल पाया। मैंने छोटे भाई ने भी स्कूटी को पीछे से उठाकर साइड में रखा कि शायद कुछ नहीं होगा। मेरे इधर ट्रक खड़ा हुआ था, इधर की साइड अगर मैं स्कूटी को रेस देती ज़्यादा, तो इधर खाई थी जहाँ मैं गिर सकती थी। लेकिन थैंक गॉड मतलब मैंने रेस नहीं दिया वरना शायद फ्रैक्चर वग़ैरह हो जाता, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा होता कि फ्रैक्चर हो जाता। तो ट्रक वाले ने क्या किया कि उसने ज़्यादा इस अपने ट्रक को मोड़ा तो उसके जो डबल टायर थे ट्रक के, वो उसने मेरी स्कूटी के टायर और मेरे पैर दोनों पर वो चढ़ा दिए। उसको चढ़ाने के बाद वहाँ के लोगों ने शोर किया कि लड़की दब गई ट्रक के नीचे, तो उस ट्रक वाले ने बैक कर दिया मेरे पैर के ऊपर और वो ट्रक वाला ड्रंक था और उसने
उसके साइड में कोई उसको गाइड करने वाला भी नहीं बैठा हुआ था और उसके साइड मिरर्स भी नहीं थे। उसकी वजह से वो छोटे व्हीकल्स को नहीं देख पाया, ना मेरी स्कूटी देख पाया और वो उसके बाद भागने लगा ट्रक से उतर के। वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसको पकड़ भी लिया। मेरा पैर पूरा क्रश हो चुका था और मेरी बोन्स वगैरह सारी की सारी मसल्स वगैरह सारी की सारी क्रश हो चुकी थी उस ट्रक के नीचे और वहाँ पर कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। सारे के सारे जान पहचान के थे लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। इवन वहाँ फ़ोन निकाल कर मेरी वीडियो शूट कर रहे थे कि लड़की के साथ ये क्या हो गया, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था कि एम्बुलेंस को कॉल कर दे या घर पे कोई कॉल कर दे। तो उसके बाद मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा रोने लगा, वो वहाँ पे चिल्लाने लगा कि ये क्या हो गया मेरी बहन के साथ में। तो वहाँ से एक फिर भैया आए और उन्होंने मुझे ट्रक के नीचे से खींचा। तो मेरा जो स्कूटी था उसको हटाया तो स्कूटी पर पूरा ब्लड लग गया था और मेरा पैर भी पूरा बेकार हो गया। मुझे थोड़ा उस टाइम चक्कर आया और मैंने आँखें बंद करी। मुझे लगा कि ये शायद एक बुरा सपना है। मैंने खुद को नोचा भी कि मैंने खुद को पिंच किया कि शायद ये कोई सपना ही है और काश वो सपना होता, लेकिन वो सपना नहीं था। फिर मेरा बड़ा भाई वहाँ पे पहुँचा, उसने तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी, एक भैया ने घर पे कॉल कर दिया था, छोटे भाई ने मम्मी का नंबर बता दिया था। भाई के आने के बाद मुझे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया। तो वहाँ पे मुझे पेन का इंजेक्शन लगाया गया। उससे पहले एक आंटी थी वहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने मेरे पैर पर एक दुपट्टा बांधा था कि मेरा ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए, लेकिन चोट काफ़ी बड़ी थी तो चोट काफ़ी बड़ी थी तो वो ब्लड रुका ही नहीं और मतलब मेरे दूसरे पैर की मैंने जीन्स पहना हुआ था। जीन्स भी पूरा पैर के साथ में क्रश हो गया था और उसका जीन्स का जो भी फैब्रिक था वो सारा पैर में मिल गया था। वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ मुझे पेन का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिल रही थी। फिर मुझे बुलंदशहर के लिए रेफ़र किया, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ शिकारपुर, वहाँ से। वहाँ पे मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पे मेरे पैर को उठा कर के एक कार्डबोर्ड शीट मेरे पैर के नीचे ऐसे उठाया उन्होंने, फिर कार्डबोर्ड शीट डाला तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई परेशानी नहीं, वहाँ पे मेरे पट्टी वग़ैरह बाँधी और फिर मुझे एक वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे पापा के पापा का कॉल आया मम्मी के फ़ोन पर और पापा से मेरी बात हुई। तब तक भाई की पहले हो चुकी थी बात पापा से, तो पापा को बताया कि बहन का एक्सीडेंट हो गया और उसका एंकल से नीचे जो पैर है वो पूरा बेकार हो गया है और उसको कट करना पड़ेगा। तो पापा को इतना ज़्यादा नहीं बताया था क्योंकि पापा काफ़ी दूर ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ से पापा को आना पड़ता। सबको पता था कि बड़ी चीज़ हो गई है। तो पापा को कॉल किया, पापा ने मुझे रोते हुए आवाज़ में बोला कि बेटा ये तूने क्या कर लिया अपने साथ? मैंने तब भी पापा को बोला कि पापा कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा। बुलंदशहर से फिर मुझे सीधा दिल्ली के लिए रेफ़र किया और जो दिल्ली बुलंदशहर से दिल्ली का जो सफ़र था, एम्बुलेंस के नीचे एक छोटा कंकड़ भी आ रहा था, तो वो मेरे पैर को इस तरह हिला रहा था कि मैं आपको पेन भी बयान नहीं कर सकती इस टाइम के मुझे कितना ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे दिल्ली के लिए जब मैं हॉस्पिटल में पहुँची, मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में बाहर पहुँची, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेज़ थे कि वहाँ कोई बेड ही खाली नहीं था। मुझे एडमिट करने के लिए मना कर दिया कि हमारे पास बेड खाली नहीं है, तो हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा केस देखा कि ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने एडमिट किया मुझे हॉस्पिटल में। उसके बाद में वहाँ पे सारी नर्सेज़ जितनी भी थीं, वो सब मुझे बोलने लगीं कि आपके साथ इतना कुछ हो गया है और आपका पैर नहीं बचेगा। अब मुझे उस टाइम तक भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब उस टाइम तक मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी ज़्यादातर पहुँच ही गए थे, मम्मी वगैरह सब। मम्मी को मेरा एक पैर नहीं दिख रहा था, तो उनको लगा कि मेरी बेटी का एक पैर बेकार हो गया है और वो शायद अब नहीं बचेगा। वो रोने लग गई, उनको कोई दिखा नहीं रहा था क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब उनको पता चला, जब डॉक्टर्स ने बताया दिल्ली पहुँचने के बाद कि बेटी का पैर काटना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला जितना ज़्यादा बचाया जाए आप बचा लीजिए।
मेरे मामा वगैरह सब लोग पहुँच गए, मेरे मामू मेरे साइड में खड़े हुए थे, वो रोने लग गए मुझे देखकर। मुझे सबका फेस दिख रहा था, बुआ, मामा, मामी सब लोग वहाँ पहुँच गए और सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मुझे बहुत गंदा फ़ील हो रहा था कि मेरी वज़ह से सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद में फिर डॉक्टर्स ने एक-दूसरे से बातें करी और फिर फाइनल डिसीज़न लिया कि मेरा पैर जो है वो एम्पुटेट किया जाएगा, लेकिन जो मेरा नी है वो बच जाएगा। लेकिन पापा का वेट हो रहा था क्योंकि ऑपरेशन के लिए पेरेंट्स के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में पापा आए, पापा को थोड़ा टाइम लग गया था आने में, तो मेरा पैर पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया था, उसकी वजह से मेरा पैर ऊपर से काटना पड़ा, घुटने के ऊपर से। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा। मेरा ऑपरेशन 12 बजे से सुबह के साढ़े 5 बजे तक चला था। ऑपरेशन थिएटर से मुझे नॉर्मल वार्ड में जब बाहर शिफ्ट किया, तो मुझे थोड़ा होश आया उस टाइम और मैंने देखा कि मैं एक बेड पर लेटी हुई हूँ और मेरे ऊपर एक सफ़ेद चादर डली हुई है। जब मैं एकदम फ्लैट बेड पर थी, मेरे सर के नीचे कोई पिलो नहीं था। जब मैंने थोड़ा खुद को उठकर देखा, तो मैंने एक पैर अपना देखा तो वो एकदम ठीक था, जब साइड में देखा तो मेरा दूसरा पैर था ही नहीं। मैंने सोचा कि मैंने सोचा कल तक सब नॉर्मल था और आज ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं चलूँगी कैसे? उससे पहले मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा। जब मुझे लगा कि अब मैं चलूँगी कैसे? मेरे कितने सारे अभी मेरी एज ही कितनी है, मुझे कितने सारे अपने सपने पूरे करने हैं। मैं अब कैसे वो सारी चीज़ें करूँगी? क्योंकि मेरी लाइफ़ में मैंने कभी खुद खुद के अलावा किसी को एक पैर के साथ नहीं देखा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मुझे अपनी लाइफ़ को कैसे जीना है आगे। उसके बाद में मेरा रोना छूटा और फिर मैं 2 घंटे के लिए कम से कम अंदर थी और फिर वहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली रोती रही। वहाँ पे पानी वग़ैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए मुझे मना कर दिया था कि आपको ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को अंदर आने की इजाज़त दी, तो मेरे पापा और छोटे वाले मामू आए थे अंदर। उन्होंने मैंने पापा को तब एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट टाइम देखा, तो पापा की आँखें लाल हो रखी थी रोते-रोते और उनकी आइज़ पर स्वेलिंग आई हुई थी और मामू की भी। पापा ने फिर मुझे गले लगा के बोला कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं भी पापा को गले लगा के रोने लगी, फिर मुझे बाहर वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे काफ़ी मेरे जैसे लोग थे, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हो रखा था जैसा मेरे साथ था। कुछ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, कुछ का मुझसे थोड़ा ठीक था। लेकिन हम मेरे पूरे सामने लाइफ़ में पहली बार ऐसा हुआ था, तो सारी चीज़ें स्ट्रेंज ही लग रही थी। मेरे मम्मी-पापा रोज़ रोते थे और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें मुझे बेड रेस्ट दिया गया और वहाँ पे जब मेरी ड्रेसिंग होती थी, मेरा मेरा पैर कटने के बाद मेरे जो टाँके लगे हुए थे, जब मेरा ड्रेसिंग होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं हॉस्पिटल में 5 दिन रही थी और वहाँ पे जब डॉक्टर्स चेकअप के लिए आते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और मैं डेली वहाँ बेड पर रोया करती थी कि अब आगे का कैसे और क्या होगा? फिर 5 दिन बाद मुझे घर के लिए रेफ़र किया, मतलब मेरी छुट्टी हो गई, मुझे डिस्चार्ज किया गया, फिर मैं घर चली गई अपने और वहाँ पे घर पे जाकर के सारी चीज़ें नॉर्मल थी। जब मैं घर से निकली थी और मैं जब घर में एंटर हुई, तो मैं एक पैर के साथ अपने गई। वहाँ पे मुझे बेड पे लिटाया गया, मुझे बहुत प्यार से सारे लोग ट्रीट कर रहे थे। पहले भी सब ऐसा ही था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि मेरा एक पैर नहीं है। मुझे सारी चीज़ें मेरे रूम में ही होती। मम्मा ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, मेरी दीदी, मेरे भाई सब लोगों ने बहुत ख़्याल रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बेड से उठी और मैंने आगे कदम रख दिया। मुझे याद नहीं रहा कि मेरा पैर नहीं है। मैं उस टाइम गिरने से बची, मेरी बहन साइड में थी। मेरी बहन साइड में थी, उसने मुझे पकड़ लिया, वरना शायद मैं उस दिन गिर जाती और ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ था। बाथरूम में अकेले जाती तो वहाँ पे पैर फिसल जाता तो वहाँ पे गिर जाती थी। स्टार्टिंग के 2 महीने मुझे नींद तक नहीं आती थी रात में दर्द की वजह से और बहुत सारी बातें दिमाग में चलती थी कि अब आगे क्या और कैसे होगा। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा
कि अब मुझे ऐसे तो मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे जीना तो पड़ेगा अब आगे, क्योंकि काश भगवान मुझे उसी टाइम उठा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं उठाया तो अब मुझे लाइफ़ को अपना जीना तो पड़ेगा। अब ऐसे तो मैं नहीं रह सकती। ठीक है, पैर चला गया। धीरे-धीरे फिर सारी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगी, लेकिन मुझे समाज के कई ताने भी मिले, मेरे आस-पड़ोस वाले भी ताने देने लगे, इवन मेरे घर वाले भी ताने देने लगे कि अब बन लेगी, कैसे पायलट बनेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एयर होस्टेस बनने का सपना था। सब लोग ताने देने लगे कि अब इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, तो वो बोलने लगे कि अब इसका पैर नहीं है, शादी कैसे होगी। और मैं पढ़ने के लिए भी जाती तो सब बोलते कि अब आगे पढ़ाकर क्या करोगे इसको, ये कुछ कर तो सकती नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे। लेकिन मुझे वो ताने सुन के बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने खुद को अंदर से फिर इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि मुझे आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। जिस तरह मैंने पहले सोचा था कि पहले एयर होस्टेस बन के मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है हर चीज़ में, हर वे में, मनी से और हर चीज़ में, मेंटली वगैरह। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक पैर ही तो गया है, लेकिन दिमाग तो मेरे पास में है मेरा। तो मैंने धीरे-धीरे खुद को खड़ा करना शुरू किया, धीरे-धीरे खुद को आदत डलवाया कि हाँ, अब मेरी लाइफ़ एक पैर के साथ ही जाने वाली है। तो मैंने धीरे-धीरे खुद को चलना शुरू किया। मैंने किसी चीज़ का सहारा लिया, मैं उससे चली, और मैं घर में स्टार्टिंग में मुझे वॉकर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं कूद-कूद कर मैंने चलना शुरू किया। मेरे पास तब मेरा पर्सनल फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो पापा से मैंने थोड़ा बोला, तो पापा ने मुझे 2020 में मार्च में फ़ोन दिला दिया था एक्सीडेंट के बाद में। तो तब मैंने टिकटॉक के बारे में सुना था कि वहाँ पे वीडियोज़ बनाकर लोग वायरल होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मेरा भी कभी वीडियो वायरल हो जाएगा। मैंने वहाँ पे 1-2 वीडियोज़ डाले, वो नहीं उन पर रीच हुआ। फिर मैंने अपनी फुल बॉडी का वीडियो डाला और डांस वाला डाला, तो उस पर अच्छा खासा व्यूज़ चला गया मेरा। तो मुझे थोड़ा अंदर से एनकरेजमेंट फ़ील हुआ। मैं थोड़ी उत्साहित हुई कि मतलब मुझे डालना चाहिए वीडियो। फिर मैंने और वीडियोज़ डाले, तो उन पर भी अच्छी रीच पहुँच गई। 3-4 महीने के अंदर मेरे 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पर। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर न्यूज़ आया कि टिकटॉक बैन होने वाला है। वो चीज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की थी और अभी इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन लोग मुझे वहाँ पर भी काफ़ी कमेंट करते थे कि आपको अपना मतलब आपको अपना चैनल खोलना चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस सारी चीज़ों के बारे में, तो मैंने वो नहीं किया। फिर मैंने एकदम से अपनी ये जो था, मैंने अब वीडियोज़ वग़ैरह बनाना बंद कर दिया, और फिर मैंने सोचा कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन सेल्फ करी कम से कम 8 मंथ के करीब। फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं खुद का ब्लड देखती तो मुझे चक्कर आते थे, मैं खुद का भी खून देखूँ या अपने पास के किसी भी बंदे का देखूँ तो। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, शायद मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब पर चैनल खोला। जैसे मुझे कमेंट आते थे टिकटॉक पर, तो मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहिए। तो मैंने नाम सोचा कि मुझे कुछ अलग नाम रखना चाहिए, तो मैंने अपना चैनल का नाम यूनिक गर्ल 2906 रखा, अपने यूट्यूब चैनल का नाम। और वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं किस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपनी लाइफ़ से रिलेटेड बताना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ़ एक अलग तरह के इंसान की हो गई थी, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने पूरी लाइफ़ की चीज़ें दिखानी चाहिए डेली, कि मैं कैसे क्या चीज़ करती हूँ। मैंने वो वीडियो डाली, लॉन्ग वीडियो, तो उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो मुझे डालना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे डांस करना चाहिए, क्योंकि मैं डांस स्टार्टिंग से भी करती थी, तो मुझे लगा नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बैलेंस बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा था। ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई थी कि मेरा एक पैर नहीं था, तो मुझे बैलेंस बनाने में भी टाइम लगा था। मैंने अपना मैंने डांस करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने पसंद किया, बोला मुझे कि आपको करना चाहिए और ज़्यादा। और कुछ लोगों के हेट कमेंट्स भी आए कि मतलब आपका तेरा पैर नहीं है, चुपचाप जाके घर में बैठना, ए लंगड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें, फुटबॉल खेलेगी मेरे साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलते थे लोग कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने उनके हर कमेंट को अवॉइड किया। जो मुझे प्यार करते, जो मुझे पसंद करते थे, उनको मैंने अपने रखकर और मैं आगे बढ़ती गई। मेरे फिर भी ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं हो पाया था चैनल, कम से कम 2 से 3 मंथ मुझे लगे। डेली मैंने एक वीडियो डाला, लेकिन अच्छे व्यूज़ नहीं जाते थे, लेकिन मैं फिर भी अम
मैंने फिर भी बंद नहीं किया वीडियोज़ को डालना और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी एक वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ चले गए। मैंने घरवालों को बताया, घरवाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस एक वीडियो की वज़ह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया था और धीरे-धीरे अर्निंग भी स्टार्ट होने लगी थी। उसके बाद में फिर मैं वीडियोज़ डालती गई तो अभी मेरे फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए और उसकी वज़ह से मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, जो मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत खुशी का दिन था। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव करी थी, क्योंकि ये भी बहुत लोगों का सपना होता है। तो मैंने फिर धीरे-धीरे अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा ग्रो हुआ मेरी वीडियोज़, तो उसके थ्रू मेरे अब 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे कि आपको रील्स भी बनानी चाहिए। तो मैंने फिर अपना चैनल मतलब अपना आईडी बनाया इंस्टा पर और वहाँ पर भी मैंने डांस वीडियोज़ को डालना शुरू किया। तो वहाँ भी लोग मुझे पसंद करने लगे और धीरे-धीरे स्टार्टिंग में मेरा जो आईडी था वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पर भी व्यूज़ अच्छे जाने लगे और आज वहाँ भी मेरे 23 के फॉलोअर्स हैं। तो आज जब मैं अपने आप को पास्ट लाइफ में देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं कहाँ पे हूँ। मैंने खुद को एक अच्छे मुकाम पर हासिल कर लिया है और अब मैं